नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए। गौरव खन्ना बने बिग बॉस के 19 के विजेता। 50 लाख रुपए का कैश प्राइज मिला। निधन के बाद धर्मेंद्र के पहले बर्थडे पर इमोशनल हुई हेमा मालिनी। धर्मेंद्र की याद में फूट फूट कर रोए सलमान खान। और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां पीएम मोदी ने लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने 1 घंटे की स्पीच में कहा कि वंदे मातरम अंग्रेजों को करारा जवाब था। ये नारा आज भी प्रेरणा दे रहा है। आजादी के समय महात्मा गांधी को भी यह पसंद था। उन्हें यह गीत नेशनल एंथम के रूप में दिखता था। पीएम ने कहा कि उनके लिए इस गीत की ताकत बड़ी थी। फिर पिछले दशकों में इसके साथ इतना अन्याय क्यों हुआ? वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? वो कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ी? पीएम मोदी ने 1 घंटे की स्पीच में वंदे मातरम 121 बार, देश 50, भारत 35, अंग्रेज 34, बंगाल 17, कांग्रेस का 13 बार जिक्र किया। उन्होंने वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम 10 बार, नेहरू का 7 बार, महात्मा गांधी 6 बार, मुस्लिम लीग 5 बार, जिन्ना 3 बार, संविधान 3 बार, मुसलमान 2 बार, तुष्टीकरण 3 बार कहा। तो देखिए, संसद में वंदे मातरम पर चर्चा हुई। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने संबोधन दिया और भारत के संविधान का गला घोटा गया ये कहा है। साथ ही वंदे मातरम ने देश को आजादी दिलाई ये भी कहा और आगे कहा कि वंदे मातरम की यात्रा कई पड़ावों से गुजरी। वंदे मातरम, इसका जो जन जन से जुड़ाव था, ये हमारे स्वतंत्र संग्राम की एक लंबी गाथा अभिव्यक्त होती है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि आजादी जंग के हर पड़ाव, वो पूरी यात्रा वंदे मातरम की भावनाओं से गुजरता था, उसके तट पर पल्लवित होता था। ऐसा भाव काव्य शायद दुनिया में कहीं उपलब्ध नहीं होगा। अंग्रेज समझ चुके थे कि 1857 के बाद लंबे समय तक भारत में टिकना उनके लिए मुश्किल लग रहा था। और जिस प्रकार से वो अपने सपने लेकर के आए थे, तब उनको लगा जब तक भारत को टुकड़ों में नहीं बांटेंगे, तब तक यहां राज करना मुश्किल है। बंगाल की एकता के लिए वंदे मातरम गली गली का नाद बन गया था और वही नारा प्रेरणा देता था। बंगाल विभाजन के साथ ही भारत को कमजोर करने के बीच और अधिक बोने की दिशा पकड़ ली थी। लेकिन वंदे मातरम एक स्वर, एक सूत्र के रूप में अंग्रेजों के लिए चुनौती बनता गया और देश के लिए चट्टान बनता गया। अंग्रेज समझ गए थे कि बंगाल की धरती से निकला बंकिम दा का ये भाव सूत्र। बंकिम बाबू ने ये जो भाव विश्व तैयार किया था, उनके भाव गीत के द्वारा उन्होंने अंग्रेजों को हिला दिया। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां हिंदी सिनेमा के महान अभिनेता धर्मेंद्र का निधन पिछले महीने 24 नवंबर को उनके जुहू स्थित घर पर हो गया था। धर्मेंद्र के जाने का गम उनके परिवार, फैंस के साथ साथ पूरी इंडस्ट्री को हुआ। सलमान खान तो बिग बॉस 19 में बुरी तरह से रो पड़े। उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र उनके लिए पिता से कम नहीं थे। उन्हें इस बात का भी सदमा लगा कि धर्मेंद्र का निधन उस दिन हुआ जिस दिन उनके पिता सलीम खान का बर्थडे होता है। वह उन्हें कभी नहीं भूल पाएंगे। अब धर्मेंद्र के निधन के बाद उनके पहले जन्मदिन पर भी हर कोई इमोशनल नजर आया। जहां एक और सनी देओल ने भावुक पोस्ट शेयर किया, तो वहीं उनके जन्मदिन पर हिंदी सिनेमा की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी उन्हें याद कर भावुक हो गई।
धर्मेंद्र का जाना हेमा मालिनी के लिए एक बड़े सदमे जैसा है। वे पहले ही बता चुकी है कि पति के निधन से उनका जीवन शून्य हो गया है और यह खालीपन ताउम्र रहेगा। अब उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में अपनी जिंदगी के टूटे टुकड़ों को समेटने की बात की है, जो अभिनेता के निधन के बाद हुए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि धर्म जी, जन्मदिन मुबारक हो। 2 हफ्ते से ज्यादा समय हो गया जब आप मुझे टूटे हुए छोड़कर गए थे। धीरे धीरे अपनी जिंदगी के टुकड़ों को समेट रही हूँ और अपनी जिंदगी को फिर से बनाने की कोशिश कर रही हूँ, यह जानते हुए कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगे। उन्होंने आगे लिखा कि हमारे साथ बिताए गए सुखद पलों को कभी नहीं भुलाया जा सकता और उन पलों को फिर से जीने से मुझे बहुत सुकून और खुशी मिलती है। मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करती हूँ हमारे साथ बिताए प्यारे सालों के लिए, हमारी 2 खूबसूरत बेटियों के लिए जिन्होंने हमारे प्यार को और मजबूत किया, और उन सभी खूबसूरत खुशनुमा यादों के लिए जो मेरे दिल में हमेशा रहेगी। फिल्मों के दौरान प्यार, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की जोड़ी ऑन स्क्रीन के साथ साथ ऑफ स्क्रीन भी सबकी पसंदीदा जोड़ी रही। दोनों का प्यार फिल्मी पर्दे से शुरू हुआ और ताउम्र हर परिस्थिति के साथ बढ़ता गया। धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, इसके बावजूद उन्होंने ड्रीम गर्ल से शादी की, न पहली बीवी को तलाक दिया, न हेमा मालिनी का साथ छोड़ा, बिखरे टुकड़ों को समेट रही। निधन के बाद धर्मेंद्र के बर्थडे पर हेमा मालिनी इमोशनल हुई। और देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की उड़ान सेवाएं सोमवार को भी पटरी पर नहीं लौट सकी है। दिल्ली, श्रीनगर, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद एयरपोर्ट से अब तक 250 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। एक दिन पहले भी एयरलाइन ने 650 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी थी। हालांकि कंपनी ने 2300 डेली फ्लाइट्स में से 1650 संचालित करने का दावा किया है। इंडिगो के सीईओ ने कहा कि हालात रोज बेहतर हो रहे हैं। 10 दिसंबर तक ऑपरेशन नॉर्मल होने की उम्मीद है। पहले कंपनी ने 10 से 15 दिसंबर तक सामान्य होने की बात कही थी। इधर सुप्रीम कोर्ट ने इंडिगो के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि भारत सरकार पहले ही इस मुद्दे पर एक्शन ले चुकी है। मामले की सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। इंडिगो ने कहा कि मौजूदा संकट की वजह जानने के लिए रूट कोज एनालिसिस होगा। एक अधिकारी ने बताया कि नई एफडीटीएल व्यवस्था लागू होने के चलते क्रू प्लानिंग में बफर की कमी संकट का प्रमुख कारण रही। हमारे पास पायलटों की कमी नहीं, बस अन्य एयरलाइनों जितना बफर स्टाफ नहीं था। संसद की परिवहन, पर्यटन और संस्कृति मामलों की समिति भी इंडिगो और डीजीसीए के अधिकारियों को तलब कर सकती है। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ और अकाउंटेबल मैनेजर को कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए 24 घंटे और दे दिए। दोनों सोमवार तक जवाब दे सकेंगे। कंपनी प्रबंधन ने समय बढ़ाने का आग्रह किया था। इसके अलावा इंडिगो ने हालिया उड़ान संकट के दौरान 610 करोड़ के रिफंड प्रोसेस किए हैं। इसके साथ ही आपको बताते चले कि 3000 यात्रियों का बैगेज वापस पहुंचा दिया गया है। इंडिगो की 7वें दिन भी फ्लाइट कैंसिल हुई। 7वें दिन भी 250 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल रही। सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार और कहा कि हम एयरलाइन नहीं चला सकते। कंपनी ने दावा किया है कि पायलट पर्याप्त है और बफर कम है। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को 24 घंटे और दिए हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं फिल्मी जगत की, जहां धनुष और कृति सेनन की फिल्म तेरे इश्क में 28 नवंबर को रिलीज हुई थी। इसके बाद 5 दिसंबर को रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर रिलीज हुई, जिसके कारण तेरे इश्क में की कमाई पर असर पड़ा है। फिल्म तेरे इश्क में को रिलीज हुए 10 दिन हो चुके हैं और इसने 10वें दिन 6 करोड़ 65 लाख का कलेक्शन किया, जबकि अब तक फिल्म की कुल कमाई लगभग 99 करोड़ तक पहुंच चुकी है। एक नज़र तेरे इश्क में के कलेक्शन पर डाले तो इसने पहले दिन 16 करोड़ कमाए, दूसरे दिन 17 करोड़, तीसरे दिन 19 करोड़, चौथे दिन 8 करोड़ और 5वें दिन लगभग 10 करोड़, 6वें दिन लगभग 6 करोड़, 7वें दिन लगभग 5 करोड़, 8वें दिन लगभग 3 करोड़, 9वें दिन लगभग 5 करोड़, 10वें दिन लगभग 6 करोड़ और 11वें दिन 40 लाख कमाए। वहीं दूसरी ओर रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने मात्र 3 दिनों में 100 करोड़ की कमाई कर ली है। धुरंधर ने पहले दिन 28 करोड़ से ज्यादा, तो वहीं दूसरे दिन शनिवार को 33 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। तीसरे दिन यानी संडे को 44 करोड़ की कमाई की, यानी इसने टोटल 106 करोड़
50 लाख रुपए कमाए। धुरंधर के बाद अब तेरे इश्क में की कमाई का पर असर पड़ा है। आनंद एल रॉय के निर्देशन में बनी फिल्म तेरे इश्क में ने 16 करोड़ की ओपनिंग की थी और रिलीज के महज तीसरे ही दिन फिल्म ने 19 करोड़ और कमाए। लेकिन जैसे ही धुरंधर रिलीज हुई, इसकी कमाई में गिरावट आने लगी। तो देखिए, तेरे इश्क में की कमाई पर धुरंधर भारी पड़ गई है। 10 दिनों में 99.79 करोड़ पर धनुष कृति की फिल्म पहुंची है। 10वें दिन 6 करोड़ का कलेक्शन किया और 11वें दिन महज 40 लाख का कलेक्शन ही फिल्म तेरे इश्क में कर पाई। वहीं पहले दिन 16 करोड़ से शानदार ओपनिंग की थी, तीसरे दिन 19 करोड़ के साथ रिकॉर्ड बना था। लेकिन धुरंधर की रिलीज के बाद जो है गिरावट आई है। धुरंधर ने 3 दिन में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं धुरंधर ने 106 करोड़ 50 लाख की ताबड़तोड़ कमाई की। दूसरे हफ्ते में तेरे इश्क में की रफ्तार धीमी दिखाई दे रही है। आनंद एल रॉय की फिल्म से तगड़ा मुकाबला मिल रहा है। और बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने एक पॉडकास्ट में यह साफ कर दिया है कि उन्होंने अभी तक टेस्ट, वनडे और T20 इंटरनेशनल तीनों फॉर्मेट से संन्यास नहीं लिया है। उन्होंने पहली बार अपने रिटायरमेंट प्लान पर खुलकर बात की। शाकिब ने कहा कि मैं अभी किसी फॉर्मेट से रिटायर नहीं हुआ हूं। मेरा प्लान है कि बांग्लादेश लौटकर एक पूरी घरेलू सीरीज खेलूं, उसके बाद तीनों फॉर्मेट से एक साथ संन्यास ले लूंगा। सीरीज किस फॉर्मेट से शुरू होती है इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं बस फैंस के सामने आखिरी बार उतरना चाहता हूं। शाकिब मई 2024 से बांग्लादेश नहीं लौटे हैं। 5 अगस्त 2024 को सरकार बदलने के बाद उनकी सुरक्षा पर सवाल उठे थे। आवामी लीग से सांसद रहते हुए उनका नाम एक कथित हत्या मामले में भी सामने आया था। हालांकि इस दौरान वे पाकिस्तान और भारत में टेस्ट सीरीज खेलते रहे। भारत के खिलाफ कानपुर टेस्ट सितंबर 2024 उनका आखिरी इंटरनेशनल मैच रहा। वापसी की संभावना पर उन्होंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं वापस जाऊंगा, इसीलिए मैं अभी दुनिया की अलग T20 लीग्स में खेल रहा हूं। घरेलू सीरीज में किसी नतीजे का दबाव नहीं होगा। मैं सिर्फ उन फैंस को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे सालों तक प्यार दिया। खिलाड़ी को अपने वादे पर कायम रहना चाहिए। मैं कैसा खेलता हूं इससे ज्यादा जरूरी है कि मैं अपने लोगों के सामने खेलकर कुछ लौटाऊं। शाकिब ने पिछले साल 27 सितंबर से 1 नवंबर के बीच बांग्लादेश और भारत के बीच कानपुर में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच से पहले टेस्ट और T20 से संन्यास का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड कप T20 में जो मैच मैंने खेला था उसे भी अब मेरा अंतिम मैच ही समझा जाए। वहीं उन्होंने कहा कि 2025 की शुरुआत में आगामी चैंपियंस ट्रॉफी बांग्लादेश के लिए उनकी आखिरी वनडे होगा। हालांकि शाकिब अल हसन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम में शामिल नहीं थे। टीम के ऐलान से पहले ही उनके गेंदबाजी एक्शन में गड़बड़ी पाए जाने के कारण उन्हें बड़े मैचों में गेंदबाजी करने से रोक दिया गया था। ऐसे में 2023 वनडे वर्ल्ड कप में दिल्ली में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए मैच को ही उनके वनडे मैच माना गया था। और राजनांदगांव गांव से सीएम विष्णुदेव साय का रुख करेंगे। सुशासन तिहार के अंदर हम लोग कई जगह हम खुद भी गए, हमारे गृह मंत्री जी भी गए स्किलिंग सेंटर में जहां पर उनका स्किलिंग हो रहा है। और अभी तो जगदलपुर के अंदर में एक पंडुम कैफे भी खोले हैं। जो पीड़ित हैं, जो आत्मसमर्पित हैं, दोनों मिलकर एक पंडुम कैफे जिसका शुभारंभ करने का सौभाग्य हमको मिला। तो इस तरह से आज गोलीबारी की भाषा छोड़कर विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। और जो बस्तर क्षेत्र विकास की दृष्टि से बहुत पीछे था, वहां भी हम लोग विकास की गंगा वैसे तो बहाना शुरू कर दी है, लेकिन और वहां पर बहाएंगे। क्योंकि वो एग्रीकल्चर का सेक्टर है, तो वहां पर हम लोग खेती बाड़ी को भी आगे बढ़ा रहे हैं। सिंचाई के साधन वहां पर उपलब्ध कराएंगे और सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी है। तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मतलब प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन भी करके लोगों को छोटा छोटा उद्योग धंधा से जोड़ने का काम वो भी हम लोग
शुरू किए हैं। पशुपालन पर भी उस क्षेत्र में जोर दे रहे हैं और पूरे बस्तर और सरगुजा संभाग में पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं। तो पर्यटन को भी हम लोग उद्योग का दर्जा दिए हैं। तो बस्तर के क्षेत्रों में अनेकों वाटरफॉल हैं, कुटुमसर का गुफा है, अबूझमाड़ का जंगल है। और एक सौभाग्य का विषय है कि जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान है वो 60 देशों में 20 बेस्ट विलेज का चयन किया है। उसमें एक गांव हमारा मतलब धुड़मा रास है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है। और होम स्टे भी काफी फल फूल रहा है। तो होम स्टे को भी हम लोग उद्योग में शामिल किए हैं। तो इस तरह से आगे चल के छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में भी बहुत विकास होने वाला है। तो आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के लिए और विशेषकर नक्सलवाद उन्मूलन की दृष्टि से बहुत ऐतिहासिक दिन था। इसलिए हम सब लोग सोचे और गृह मंत्री जी के साथ यहाँ आप लोगों के बीच में हैं। मैं एक बार फिर सभी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया के बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ। सर, मेरा एक सवाल है कि आपकी वर्षों पर देखने को मिला कि नक्सलियों ने हथियार छोड़कर संविधान की किताब को छापा। तो क्या आप हथियारों पर भरोसा हटाकर संविधान पर राज्य सरकार और खबरों का रुख करेंगे, जहां आज से 2 दिन तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत पूरा मंत्रिमंडल और सचिवालय खजुराहो में रहेगा। सरकार के 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विभागवार अब तक की उपलब्धियों और छूटे हुए कामों की समीक्षा कर रहे हैं। अगले 2 दिन तक 14 प्रमुख विभागों की समीक्षा की जाएगी। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विभाग द्वारा पीडीएस के तहत संपन्न ई-केवाईसी प्रक्रिया की तारीफ करते हुए विभाग को बधाई दी। समीक्षा बैठक के बाद मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि मुख्यमंत्री ने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के कार्यों की समीक्षा की है। बैठक में विभागीय योजनाओं, उपलब्धियों और आगामी कार्य योजना की विस्तार पूर्वक समीक्षा चर्चा हुई है। 2 साल में हमारे विभाग ने के द्वारा करीब 2300 करोड़ का फ्री अनाज हमने आम गरीब व्यक्तियों को दिया है। 23,000 करोड़, 900 करोड़ की सब्सिडी हमने दी है। लाडली बहना योजना के लिए जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, जब बहनों को 450 रुपये का गैस सिलेंडर देंगे तो हम 450 का गैस सिलेंडर ही दे रहे हैं। उसके ऊपर जो पैसा लगता है करीब 900 करोड़ रुपया हमने अनुदान अभी तक दिया है। हमने पीडीएस के वितरण में पहली बार पूरे मध्य प्रदेश में चालू किया है कि 26 जनवरी को और 2 अक्टूबर को जिन जिनको राशन मिलता है उनकी पूरी सूची का वाचन ऐसा कभी भी नहीं, पहली बार शुरू किया। इससे सारे लोग सुनते हैं कि किनको राशन मिल रहा है, किनको नहीं मिल रहा है। ये व्यवस्था भी हमने शुरू कर दी है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। नागरिक आपूर्ति में भी हमने जितनी भुगतान थे सारे भुगतानों को ऑनलाइन कर दिया है। परिवहन में कई जगह गड़बड़ी होती थी तो उसमें हमने सारी गाड़ियों में जीपीएस लगवा दिया। और खबर भोपाल से, जहां कल लाडली बहनों को सौगात मिलेगी। छतरपुर के राजनगर में लाडली बहना सम्मेलन होगा। सीएम लाडली बहनों के बैंक खातों में 1500 रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे। राजनगर स्थित सती की मड़िया में सम्मेलन होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहनों से संवाद भी करेंगे। 1 करोड़ 26 लाख लाडली बहनों के खाते में दिसंबर महीने की किश्त ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव कल लाडली बहनों को सौगात देने वाले हैं। लाडली बहना योजना के तहत हर महीने 1500 रुपए की राशि लाडली बहनों के खातों में ट्रांसफर की जाती है। ये राशि पहले 1250 रुपए थी, लेकिन इसे बढ़ाकर अब 1500 रुपए कर दिया गया है। ऐसे में दिसंबर माह की जो राशि है वो ट्रांसफर की जाएगी। कल छतरपुर के राजनगर में कल लाडली बहना सम्मेलन होगा और सीएम लाडली बहनों के खातों में 1500 रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे। आपको बता दें कि 2 दिन जो है मोहन कैबिनेट
खजुराहो में रहेगी और ऐसे में वहीं से जो सरकारी कामकाज है वो ऑपरेट किए जाएंगे। लगातार समीक्षा बैठकें जो है अलग अलग विभागों की सीएम डॉक्टर मोहन यादव करते नजर आएंगे। ऐसे में लाडली बहना सम्मेलन भी कल छतरपुर में ही होगा। और रियलिटी शो बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले रविवार को मुंबई में हुआ, जिसमें टीवी एक्टर गौरव खन्ना ने जीत हासिल की और सीजन के विजेता बने। गौरव को बिग बॉस की ट्रॉफी के साथ 50 लाख रुपए का कैश प्राइज भी मिला। इस सीजन के रनर अप फरहाना भट्ट रही, जबकि तानिया मित्तल चौथे, प्रणीत मोरे तीसरे और अमाल मलिक 5वें स्थान पर रहे। गौरव खन्ना, जो कि CID और अनुपमा जैसे टीवी शो का हिस्सा रहे हैं, अपनी जीत को लेकर बेहद खुश नजर आए। फिनाले के दौरान कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे, अरमान मलिक और भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह जैसे सितारे मौजूद थे। पवन सिंह ने शो में शामिल होने के बावजूद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिलने के बाद साझा की, लेकिन वह धमकियों के बावजूद शो में पहुंचे। आपको बता दें कि फिनाले के एक दिलचस्प मोड में सलमान खान भावुक हो गए जब शो के दौरान धर्मेंद्र के पुराने वीडियो दिखाए गए। सलमान ने कहा कि धर्मेंद्र का निधन उनके पिता सलीम खान के जन्मदिन पर हुआ था और वह 8 दिसंबर को उनके जन्मदिन के साथ उनकी मां सलमा खान का भी जन्मदिन था। सलमान खान ने सीजन के कंटेस्टेंट्स से बातचीत की, जिनमें तानिया मित्तल ने शो में सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी। सलमान ने तानिया की तारीफ करते हुए कहा कि वह बिग बॉस के इतिहास में सबसे ज्यादा वायरल होने वाली कंटेस्टेंट बन गई है। इसके अलावा सलमान ने बसीर अली की क्लास भी लगाई, जिन्होंने शो के बाद मेकर्स पर पक्षपाती होने का आरोप लगाया था। सलमान ने कहा कि शो ने बसीर को पहचान दी, लेकिन वह इसके बदले शो को बदनाम कर रहे हैं, जो उनके करियर के लिए हानिकारक हो सकता है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां युवाओं की मेहनत और समर्पण से शिमला में क्रिकेट स्टेडियम, शिमला के 3 युवा उद्यमी बीनू दीवान, अजय और अभय ने दिखा दिया कि जब जुनून और मेहनत की राह पर कदम बढ़ाए जाते हैं तो कोई भी मुश्किल असंभव नहीं रहती। शिमला के कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के पड़ीची गांव में बन रहा क्रिकेट स्टेडियम अब न सिर्फ एक खेल स्थल बल्कि एक प्रेरणा का प्रतीक बन चुका है। इस स्टेडियम को बनाने की यात्रा 5-6 साल पहले शुरू हुई थी, जब इन युवाओं ने पहाड़ी क्षेत्र में 45 डिग्री ढलान पर भूमि खरीदी। इस चुनौतीपूर्ण इलाके में निर्माण करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन इन युवाओं ने हार मानने के बजाय उसे अवसर में बदल दिया। पहले सड़क बनाई, फिर 70,000 टिप्पर मलबा बाहर निकाला और मजबूत रिटेनिंग वॉल्स के साथ मैदान तैयार किया। उनका उद्देश्य सिर्फ एक क्रिकेट मैदान बनाना नहीं था, बल्कि पहाड़ी युवाओं को खेल के माध्यम से एक बेहतर भविष्य देने की पहल थी। बीनू दीवान कहते हैं कि हम चाहते थे कि युवाओं को नशे और मोबाइल की लत से बाहर लाकर खेल में उनकी ऊर्जा लग सके, और यही सोच हमें इस मिशन तक ले आई। अब जब शिमला और आसपास के क्षेत्र के युवा इस मैदान पर अपनी क्रिकेट प्रतिभा को निखारने आ रहे हैं, तो यह स्टेडियम उन्हें वह मंच दे रहा है जिसकी लंबे समय से उन्हें तलाश थी। यही नहीं, अप्रैल 2024 में यहां हिमाचल प्रीमियर क्रिकेट लीग यानी HPCL का 4था सीजन आयोजित होगा, जो इस क्षेत्र के क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़ा अवसर होगा। यह स्टेडियम न सिर्फ एक खेल स्थल बल्कि उस मेहनत और दृढ़ता का प्रतीक है जो इन युवाओं ने अपनी छोटी सी शुरुआत से लेकर आज तक इस परियोजना को सफल बनाने के लिए दिखाया। और आज दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र का 90वां जन्मदिन है। आज भले ही वह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वह अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा राज करेंगे। धर्मेंद्र के निधन से सिर्फ परिवार या फैंस ही नहीं बल्कि सलमान खान को भी बड़ा झटका लगा। सलमान कई बार धर्मेंद्र के जाने को लेकर अपना दर्द बयां कर चुके हैं। अब एक बार फिर उन्होंने बॉलीवुड के ही मैन को याद किया है। वह बीती रात को बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में धर्मेंद्र को याद कर इतने भावुक हो गए कि सिसक कर रोने लगे। सलमान खान ने अभिनेता की याद में कहा कि हमने ही मैन को खो दिया, हमने सबसे कमाल के आदमी को खो दिया। मुझे नहीं लगता कि धर्म जी से बेहतर कोई है। जिस तरह से उन्होंने जिंदगी जी वह किंग साइज थी। उन्होंने हमें सनी, बॉबी और एशा दिए,
जिस दिन से वह इंडस्ट्री में आए वह सिर्फ काम करना चाहते थे। उन्होंने बहुत सारे रोल किए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।